ये प्यारा सा दिखने वाला पोको F7 और इसके अंदर फाइनली HyperOS 3.0 का अपडेट यहाँ पे आ चुका है। हाँ, अपडेट आ रहा है धीरे धीरे सबको, बट केयरफुली इस वीडियो को देख लेना। ये अपडेट इंस्टॉल करने से पहले इसकी परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, क्या क्या चेंजेस आए हैं और बैटरी लाइफ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मतलब पोको, रेडमी, Xiaomi ये थोड़े से अपडेट के मामले में लोगों को डर लगता है, क्योंकि इनकी अपडेट की हिस्ट्री ऐसी है, किसी के अंदर ग्रीन लाइन आती है, किसी का फोन का मदरबोर्ड ही डेड होता है, अदरवाइज किसी के अंदर बैटरी ड्रेन की सीरियस इश्यू भी आते हैं। क्या ये चीजें इस फोन के अंदर अपडेट के बाद है कि नहीं, सारी चीजें आपको टकाटक यहाँ पे पता चल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे बात की थी कि ये अपडेट हमारे डिवाइस में अभी तक आया नहीं है और आपके अंदर आया कैसे, मतलब मेरे फोन के अंदर देखो ये बीटा स्टेज में है। 1 वीक के बाद मुझे लगता है सबको स्टेबल वर्जन मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी आपको क्विकली अपडेट करना है। हमारे दोस्त है टेक ऑफिस, उन्होंने एक वीडियो बनाया है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, विदाउट रूट रिकवरी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, इजीली इसके अपडेटर के थ्रू आप भी अपडेट कर सकते हैं। बट कुछ ट्रिक्स है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये अपडेट करने से पहले ये जो सारी चीजें मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूं ये आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। अब पहला मेन क्वेश्चन आता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अब AnTuTu और Geekbench के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। कैसे? देखो, सबसे पहले इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो AnTuTu वर्जन 10.5 के अंदर यही हमने रखा है, क्योंकि बिफोर अपडेट हमने यही यूज किया था। तो इसके अंदर अपडेट करने से पहले 19,65,000 के आसपास AnTuTu आए थे, और सेम वर्जन के अंदर अपडेट करने के बाद 19,64,000 के आसपास AnTuTu आए। 1,000 से AnTuTu कम हुए। ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पे माना नहीं जाएगा। बट आप Geekbench के सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर देखते हो तो इस बार सिंगल स्कोर भी कम हुए हैं और मल्टी स्कोर भी कम हुए हैं। बट ये भी इतना बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा ही डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर मुझे कुछ चीजें फील हुई। हाँ, मुझे चीजें फील हुई। पहले स्मूथनेस थोड़ी सी कम थी, बट पोको ने फिक्स किया था अपडेट दे के। बट HyperOS 3 के बाद स्मूथनेस और बढ़ चुकी है। ऐप ओपनिंग के एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग के एनिमेशन, हेवी ऐप ओपनिंग, ये यार सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुपर स्मूथ यहाँ पे फील हो रहा है। इवन एनिमेशन इन्होंने बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड किए गए हैं। फोल्डर के एनिमेशन, लॉक स्क्रीन टू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के एनिमेशन, ऐप ओपनिंग के एनिमेशन सुपर स्मूथ देखने मिलते हैं। ये बड़ा डिफरेंस मुझे फील हुआ। ठीक है, ये AnTuTu और Geekbench के स्कोर थोड़े से कम हो चुके हैं। क्या गेमिंग की परफॉर्मेंस कम हो चुकी है कि नहीं, क्या चीज है, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले BGMI के अंदर अभी फिलहाल स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS का सपोर्ट देखने मिलता है। ये डिवाइस 120 FPS हैंडल कर सकता है। OnePlus Nord 5 भाई वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ देखने मिलता है। इससे 1 साल पुराना प्रोसेसर है, उसके बाद भी 144 FPS की गेमिंग हैंडल कर सकता है। तो ये 120 FPS की गेमिंग क्यों हैंडल नहीं कर सकता? तो देना चाहिए तो ऑप्शन। अभी फिलहाल इस अपडेट के बाद BGMI 4.1 और HyperOS 3 इसके बाद भी 120 FPS का सपोर्ट नहीं है। 90 FPS का क्या हाल है? पहले इसके एवरेज FPS लगभग हमें 85 FPS के आसपास देखने मिल रहे थे, बट आज के टाइम पे इसके एवरेज FPS 87 FPS के आसपास हमें 90 FPS के अंदर देखने मिले। बट पहले भी फोन थोड़ा थ्रोटल करता था, जब आप एनिमी के सामने फाइट लेते थे तब FPS 73-70 FPS के आसपास आता था, और आज के टाइम पे भी यही सेम इश्यू देखने मिलता है। इसके भी FPS जब आप 4-5 एनिमी सामने है, फाइट ले रहे हो, इंटेंसिव फाइट हो रही है वहां पे, तो वहां पे इसके FPS ड्रॉप होके 73-71 FPS के आसपास आते। बट क्विकली फाइट जैसी खत्म होती है तो FPS को गेन करता है, 87-88 FPS के आसपास देखने मिलता है। तो ये चीजें भाई यहाँ पे मैंने नोटिस की थी। और फोन थोड़ा सा स्लाइडली गर्म फील होता है, 45-46 डिग्री सेल्सियस के आसपास इजीली टच होता है। ये भी चीजें मैंने आफ्टर अपडेट यहाँ पे नोटिस की है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई कि गेमिंग के लिए अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पे प्रॉपरली जरूरत है। गेमिंग के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस मुझे पहले से आज के टाइम पे भी फील यहाँ पे नहीं हुआ। तो भाई पोको वालों, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, स्मूथनेस के ऊपर ध्यान दिया, वैसे गेमिंग के लिए भी डिवाइस को ऑप्टिमाइज करो और हमें बेटर ग्राफिक्स सेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करो। BGMI के अंदर 120 FPS का सपोर्ट तो आना ही चाहिए इस डिवाइस के साथ। ओके ठीक है, परफॉर्मेंस और गेमिंग का भी हमें पता चला, हीटिंग का भी पता चला, बट क्या क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस मैं ऐसा बोलूंगा कि हाँ, माइनर चेंजेस आ चुके हैं, इतना मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे फील नहीं होंगे। बट और एक चीज है जो यार पोको इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, वो है कि यार आइकन्स अभी भी वो ओल्ड पुराने 3-4 साल पुराने पोको के आइकन देखने मिलते हैं। यहाँ पे आइकन्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, और आप होम स्क्रीन से देखोगे तो आपको फील होगा भाई कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट सिस्टम के अंदर चेंजेस देखने मिलते हैं। बट पहला फीडबैक रहेगा पोको के लिए कि भाई ये जो सिस्टम आइकन है ना, ये बहुत बोर फील कर रहे हैं, इनको चेंज कर दो फटाफट। और जो
चाइनीज वाले हाइपरओएस के जो आइकन है वो भाई इंडिया के अंदर भी लेके आओ, क्योंकि वीवो से आपको कुछ सीखना चाहिए। वीवो ने भाई कितना चेंजेस किया है उनके फनटच ओएस से ओरिजिन ओएस 6 के अंदर, बहुत सारी चेंजेस उन्होंने चाइना से इंडिया के अंदर लेके आए। वैसे कुछ कर लो यार, क्योंकि हाइपरओएस चाइना के लिए अलग रहती है और हाइपरओएस इंडिया या ग्लोबल के लिए पूरी टोटल अलग रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सबसे पहला चेंज आपको क्विक टॉगल के अंदर फील होगा। इतना बड़ा ये चेंज नहीं है, बस यहाँ पे मैं साइड बाय साइड आपको दिखाऊंगा हाइपरओएस 3 वर्सेस हाइपरओएस 2। तो यहाँ पे थोड़े से आइकन के अंदर कलर ऐड किए हैं जो पहले कलर यहाँ पे नहीं थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल डेटा, वाईफाई या ब्राइटनेस बार के अंदर कलर्स आ चुके हैं जो पहले कलर नहीं थे। इवन फ्लैशलाइट को आप लॉन्ग प्रेस यहाँ पे करते हो तो पहले भी उसका सब मेनू ऑन होता था, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते थे। बट अब फ्लैशलाइट की इंटेंसिटी आप इसके अंदर कम ज्यादा कर सकते हैं, जो पहले यहाँ पे करने का ऑप्शन मुझे फिलहाल नहीं दिखा था। उसके साथ साथ इसका स्टेटस बार आप देखते हो, सिग्नल बार, बैटरी बार या वाईफाई का आइकन, तो यार ये भी चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मुझे आईफोन जैसा फील आता है इसको देखने के बाद। पहले वाला बहुत ज्यादा बोरिंग था, उन्होंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे, 4-5 साल से वही सेम था। बट आज के टाइम पे ये चेंज होके आ चुका है। बाकी भाई आज के टाइम पे बहुत सारे जो ये यूआई है जैसे ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस, रियलमी यूआई या ओरिजिन ओएस, इन्होंने या सैमसंग का वन यूआई खुद, इन्होंने भाई लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो क्या इन्होंने ध्यान दिया है कि नहीं? यस, नया क्लासिक स्टाइल लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वही डेप्थ इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी बहुत सारी थीम इन्होंने ऐड किए हैं, नए नए एनिमेशन के साथ भी आपको यहाँ पे फील होगा। बट मुझे ओरिजिन ओएस का जो फ्लिप कार्ड वाला ऑप्शन है वैसा कुछ चेंजेस इसके साथ मुझे देखने को नहीं मिले। 3-3, 4-4 लॉक स्क्रीन के ऊपर आप वॉलपेपर डाल सकते हैं, ऐसे करने से वो चेंज होता था। वैसा कुछ सीन इसके साथ फिलहाल अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इवन इसके क्विक टॉगल के अंदर भी आप जब कस्टमाइजेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे ऊपर के जो 2-3 टॉगल है ना वो फिक्स रहते हैं, उनको आप ज्यादा यहाँ पे चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एडिट पे आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं है, ना वहां से आइकन रिमूव करने का ऑप्शन है। ये देना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। बाकी भाई मुझे कुछ नए फिंगरप्रिंट के आइकन भी यहाँ पे देखने को मिले जो फ्लैगशिप फोन के Xiaomi के अंदर होते, वैसे कुछ इन्होंने ऐड किए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप फोन को फेस लॉक के साथ अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे भी एक एनिमेशन ऐड किया है जो आईफोन के अंदर होता है, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे फील देता है। बाकी भाई मेन चेंज हाइपर आइलैंड, जैसा डायनेमिक आइलैंड होता है आईओएस के अंदर वैसे ही इन्होंने कुछ इंटीग्रेट किया है और ये परफेक्टली काम करता है जब आप कॉल पे वगैरह बात करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो। और मल्टीपल ऐप का भी सपोर्ट इसके साथ देखने को मिलता है। और एनिमेशन भाई सुपर स्मूथ यहाँ पे फील देते हैं। और जब आप चार्ज पे लगाते हो जो एनिमेशन क्रिएट होता है या कॉल आता है, जब एनिमेशन क्रिएट होता है इस हाइपर आइलैंड के अंदर भाई वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा फील देता है। बाकी भाई मैंने एआई की फीचर्स भी यहाँ पे चेक किए, पहले भी एआई राइटर देखने को मिल रहा था, आज के टाइम पे भी है। और 2 नए एआई की फीचर यहाँ पे इन्होंने ऐड की है। सबसे पहला है एआई गैलरी एडिटर, तो एआई की मदद से कुछ आप वीडियोस फोटोज यहाँ पे एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। और सेकंड है एआई सर्च, मतलब आप अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर भी फोन के अंदर कुछ भी सर्च करते हो तो डीपली सर्च कर सकते हैं फोन के अंदर, सेटिंग्स हो गए या फोटो जो भी है फोन के अंदर की सारी चीजें एआई की मदद से आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा सारा इंटीग्रेशन एआई का भी पहले से भी बेटर था और आज के टाइम पे और ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो चुका है। बाकी मैं जब विजेट सेक्शन के अंदर गया भाई यहाँ पे बहुत सारे नए नए विजेट्स आ चुके हैं, आप अपने हिसाब से इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इतने विजेट्स मैंने किसी भी यूआई के अंदर नहीं देखे, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और बाकी डायलर भी मैंने यहाँ पे देखा तो डायलर के अंदर भी थोड़ा सा नया लुक यहाँ पे आ चुका है। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़े से माइनर चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं, इतने भी बड़े चेंजेस नहीं है जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि फनटच ओएस 2, ओरिजिन ओएस या ऑक्सीजन 15 to 16। बट है ऐसी सारी चीजें। और ये जो वर्ल्ड आइकन स्टाइल है ना, ये सबसे पहले पोको को यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी और नया स्टाइल में आइकन पैक वगैरह सारी चीजें देनी चाहिए। अब बात आती है भाई मेन बैटरी लाइफ, क्योंकि 7150 mAh की बड़ी बैटरी है तो उसी हिसाब से आप पहले मतलब बिफोर अपडेट ऑन स्क्रीन देखते थे लगभग 8 आवर 70 मिनट्स के आसपास हमें मिला था। और नॉर्मली इसमें लगभग 10 to 12 आवर के बीच में चल रहा था, क्योंकि बैटरी एमएच बड़ी है तो नो डाउट यहाँ पे बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही थी। बट पोको की यही हिस्ट्री है भाई कि पोको के पहले फोन मैंने देखे थे, पोको X6 Pro, पोको F5 वगैरह, बैटरी ड्रेन के बहुत ज्यादा इशू थे। बट इसके साथ बैटरी ड्रेन के इतने बड़े यहाँ पे इशू नहीं है। और इस अपडेट के बाद 1 आवर के ऊपर मैंने BGMI को भी ट्राई किया था, फोन के अंदर AnTuTu वगैरह सारे रन किए थे, फोन को हेवीली हमने यूज किया था। तो इस केस में मुझे लगभग 9 आवर 18 मिनट्स के आसपास यहाँ पे ऑन स्क्रीन देखने मिला। तो मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ लिटिल बिट यहाँ पे इंप्रूव हो चुकी है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं है, लिटिल बिट ही इंप्रूवमेंट मुझे बैटरी लाइफ के साथ यहाँ पे देखने को मिला।
बाकी हाँ, कैमरे के लेआउट के अंदर थोड़े चेंजेस है, बट कैमरे के आउटपुट के ऊपर इतना बड़ा मुझे चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। फिर भी मेरा एक फुल डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो आएगा कुछ टाइम तक यूज करने के बाद। बट ये वीडियो उनके लिए था जिनको फटाफट फोन को मतलब अपडेट आने के बाद देखते नहीं क्या है, क्या चीजें है, क्या चीजें नहीं, और फटाफट इंस्टॉल कर लेते और बाद में फिर उनको पछतावा होता है। तो उनके लिए वीडियो बनाया था। तो मैं सब कुछ समराइज करके आपको बताऊं तो परफॉर्मेंस के स्कोर के अंदर थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है, बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है जिसकी गेमिंग वगैरह वहां पे चेंजेस नहीं हुए हैं। बट जो ऐप ओपनिंग, जो स्मूथनेस है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको इस बार फील होगी और एनिमेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे ऐड की है, छोटे छोटे चेंजेस आपको डेफिनेटली फील होंगे। और बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव मुझे लगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। तो ऐसी सारी चीजें थी इस HyperOS 3 पोको F7 के अंदर। क्या इस अपडेट को आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं, नीचे जरूर मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। और इस डिवाइस को आपको बाय करना है, साइड में व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ, वहां से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बाकी HyperOS 3 वर्सेस OriginOS 6 वर्सेस और कौन से सॉफ्टवेयर के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।